So we are going to forward now. देखिए, इस स्टैंडर्ड को BIS ने अडॉप्ट किया। अब कोई भी स्टैंडर्ड BIS अडॉप्ट करती है, उससे पहले उसको उसकी सेक्शनल कमेटी से पास करवाना पड़ता है। तो इस स्टैंडर्ड की सेक्शनल कमेटी है MTD 10 सेक्शनल कमेटी। उसने इसका ड्राफ्ट फाइनलाइज किया और उसको अप्रूव किया उसके रिस्पेक्टिव डिविजनल काउंसिल जो है MTD 10 की, MTD, उसने उसको अप्रूव किया। उसके बाद BIS ने इसको अप्रूव किया, इसको अडॉप्ट किया है। ओके, अब BIS ने कई स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग अलग प्रीसियस मेटल्स के लिए पब्लिश किए हैं, जैसे कि गोल्ड के लिए है, सिल्वर के लिए है, प्लैटिनम और उनकी मिश्र धातु यानी उनकी अलॉयस के लिए भी पब्लिश किए हैं। अभी जो इंडियन स्टैंडर्ड इन सभी धातु की असेइंग के लिए BIS ने पब्लिश किए हैं, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स BIS ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करके रखे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ये बात? यानी जैसे अपना गोल्ड का स्टैंडर्ड है IS 1418, तो उसको पूरा का पूरा ISO 1142 के साथ अलाइन हुआ है। पर्टिकुलरली ये वाला हमारा जो स्टैंडर्ड है IS 15820, इसको ISO 17025 के साथ अलाइन किया हुआ है, वो अगले क्लॉज के अंदर है। तो इस तरह से BIS ने इन सभी मेटल्स के स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन किए हैं, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है उसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर है। This standard is based on the requirements as laid down in respective international standard। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इसका रिस्पेक्टिव है उसका नाम है IS/ISO/IEC 17025 2005, और साथ ही साथ कन्वेंशन ऑन कंट्रोल एंड मार्किंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रीसियस मेटल्स, यानी हॉलमार्किंग कन्वेंशन एक है, उसके साथ भी इसको अलाइन किया हुआ है। राइट, ओके। इस स्टैंडर्ड के अंदर गोल्ड के असेइंग और सिल्वर के असेइंग के लिए जिन जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो Annex A और Annex B में दी गई है, लेकिन ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है, इसको स्टिक नहीं रहना, दिस इज ओनली फॉर गाइडेंस। ये स्टैंडर्ड जो है इट वुड बी द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सिस्टम ऑफ AHCs। यानी हमारे देश के अंदर अगर कोई भी असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है, अगर उसका रिकॉग्निशन चाहिए या उसकी क्वालिटी का डेवलपमेंट है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसकी टेक्निकल सिस्टम है, उन सभी के लिए इस स्टैंडर्ड को बेस बनाया गया है। यानी वी हैव टू कॉम्प्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ओके, तो अब हम इसके क्लॉज बाय क्लॉज के, सबसे पहला क्लॉज आता है स्कोप। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का? तो ये स्टैंडर्ड कोई भी असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को स्थापना और उसके ऑपरेशन यानी कार्यशैली को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उन सबको ये कवर करता है। ओके, इसका सिर्फ यही स्कोप है। जैसा कि मैंने आगे भी स्टैंडर्ड्स में आपको बताया था, किसी भी इंडियन स्टैंडर्ड में सबसे पहले स्कोप आता है, उसके बाद रेफरेंसेस आते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से अब रेफरेंसेस, यानी ये स्टैंडर्ड जब बनाया गया था तब इस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए किन किन स्टैंडर्ड्स का प्रोविजंस इसमें कंसीडर किया गया था। तो इसमें किया गया था IS 1417 1999, 1418 1999, 2112 2003 और 2113 2002। यानी ये स्टैंडर्ड्स और इसके साल जो लिखे हुए हैं, वो जब ये स्टैंडर्ड बनाया गया तब ये 4 स्टैंडर्ड के ये वाले संस्करण उस समय में उपयोग में लिए जाते थे, इसीलिए उनको कंसीडर किया गया है। ठीक है, और ये एक एग्रीमेंट होता है, इट इज अनरिटन एग्रीमेंट के इस स्टैंडर्ड को IS 15820 को जो लोग भी यूज करेंगे उनको पार्टीज कहेंगे। वो असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर भी यूज कर सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी भी यूज कर सकती है, अपने ऑडिटर्स भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी भी यूज कर सकती हैं। तो ये धारणा की जाती है, ये अपेक्षा है, एग्रीमेंट है
कि ये सभी लोग पार्टीज जो भी हैं, ये सभी लोग ये वाले जो 4 स्टैंडर्ड हैं, इनके जो लेटेस्ट एडिशन है उनको ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, जैसे ये स्टैंडर्ड जब बना 15820, तब 1417 का 1999 कंसीडर किया गया था, अभी 2016 आ गया है। 1418 का 1999 था जो अभी 2009 हो गया है। उसी तरह से 2112 और 2113 का 2014 आ चुका है, तो हमें उनको रिफर करना है। ओके, सभी स्टैंडर्ड में क्लॉज 3 होता है टर्मिनोलॉजी, यानी इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ ऐसी संज्ञान यूज किए हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं जिसकी डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। तो उसमें सबसे पहली आती है हॉलमार्किंग। तो व्हाट इज हॉलमार्किंग? तो देखिए, बहुत ही सिंपल है कि हम किसी भी प्रीसियस मेटल आर्टिकल के अंदर जो प्रीसियस मेटल है उसका एग्जैक्ट कंटेंट, यानी उसका प्रोपोर्शनेट कंटेंट, यानी उसकी सही मात्रा जो उसके अंदर है, उसको एक्यूरेटली जो डिटरमाइन करते हैं, यानी उसको हम एज पर 1418 हम या 2113 हम उसको डिटरमाइन यानी अचीव करते हैं, और उसके बाद उसका ऑफिशियल रिकॉर्डिंग करते हैं। तो डिटरमिन तो हमने असेइंग से कर लिया, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग क्या है? तो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग इज नंबर 1, हम जो रिजल्ट अपनी फायर शीट में या असेस शीट में लिखते हैं वो भी कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आर्टिकल पास होता है तो हम उसको हॉलमार्क करते हैं, हॉलमार्किंग कंपोनेंट्स उस पर अप्लाई करते हैं, उसको भी हम ऑफिशियल रिकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो दिस इज हॉलमार्किंग। सेकेंड वन इज फाइननेस। व्हाट इज फाइननेस? तो ये हमने 1417 में भी देखा था, 1418 में भी देखा था, और अभी उसको हम ताजा कर लेते हैं। इट इज डिवीजन, रेशियो यानी डिवीजन, भागाकार है किसका? जो मास ऑफ प्रीसियस मेटल कंटेंट, यानी प्योर जो प्रीसियस मेटल प्रेजेंट है उसको डिवाइड बाय टोटल मास, यानी टोटल वजन के साथ। यानी समझो कि आपका सैंपल है 100 मिलीग्राम का सैंपल है और उसके अंदर प्योर गोल्ड 92% है, तो 92 डिवाइड बाय 100 और that is multiplied by 1000 because it is expressed in parts per thousand. Okay. Then comes assaying. What is assaying? तो देखिए, जो भी सैंपल आपके पास है उसके अंदर प्रीसियस मेटल का जो कंटेंट है उसको डिटरमाइन करने की जो मेथड, जो पद्धति, जो प्रोसीजर है, उसको हम असेइंग कहते हैं। और ये हमेशा हम पार्ट्स पर 1000 में ही इसको डिनोट करेंगे। Then comes assaying and hallmarking center. What is assaying and hallmarking center? यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था है जो कि BIS के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, सर्टिफाई की जाती है, किसके लिए? प्रीसियस मेटल आर्टिकल्स के लिए असेइंग और हॉलमार्किंग करने के लिए। ऐसी संस्था को असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर कहा जाता है। अभी देखिए, अमेंडमेंट 1 जो दिसंबर 2016 में आया था इस स्टैंडर्ड में, उसको अप्लाई करके ये 2 डेफिनेशन उसमें ऐड की गई है। पहली डेफिनेशन है जूलर। व्हाट इज जूलर? तो जूलर क्या है? अ पर्सन या व्यक्ति जो किस बिजनेस में हो, प्रीसियस मेटल आर्टिकल को जो मैन्युफैक्चर करता हो, जो बनाता हो प्रीसियस मेटल आर्टिकल को सेल करने के लिए, या तो प्रीसियस मेटल आर्टिकल्स को सिर्फ सेल करता हो, यानी मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, जो इस बिजनेस के अंदर एंगेज है उसको हम कहेंगे। ठीक है, फिर आता है सर्टिफाइड ज्वेलर। तो सर्टिफाइड ज्वेलर क्या है? तो ऐसा ज्वेलर जिसको BIS द्वारा सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, किस चीज के लिए? ताकि वो अपने प्रीसियस मेटल आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सके, या उसको वो सिर्फ सेल करे, या तो मैन्युफैक्चर करे या सिर्फ सेल करे, लेकिन कब? हॉलमार्किंग करवाने के बाद। यानी ऐसा ज्वेलर जो आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करता है या तो सिर्फ बेचता है,
और BIS सर्टिफाइड हॉलमार्किंग सेंटर के पास हॉलमार्क करवाने के बाद और जो BIS द्वारा सर्टिफाई होता है उसको हम सर्टिफाइड ज्वेलर कहेंगे। देखिए ये जनरल टर्म है, ये स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है, ये मैंने आपको इजीली समझ में आए उसके लिए लिखा है। ये जो IS 15820 है, इसके अंदर असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स की दो रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब की गई है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये। अगर पूरा स्टैंडर्ड हम देखें तो इसके सिर्फ दो ही पार्ट है। पार्ट नंबर 1 इज मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड पार्ट नंबर 2 इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट क्लॉज 4 के अंदर समाविष्ट होता है और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्लॉज 5 में। अब हम ये जो दोनों रिक्वायरमेंट है इनको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए क्लॉज 4 सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये 15 अलग अलग क्लॉजेस के अंदर सब क्लॉजेस डिवाइड की गई है। जैसे सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, फिर है मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहते हैं, आज हम हॉलमार्किंग सेंटर जो चला रहे हैं उसका हम रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक का जो भी सिस्टम हमने एस्टैब्लिश किया है उसको मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल, फिर आता है रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ टेस्ट, परचेजिंग सर्विसेज एंड सप्लाईज, यानी किस तरह से हम सर्विस को या सप्लाईज को परचेज करेंगे उसकी भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखी है। कस्टमर को सर्विस कैसे देंगे वो भी है। कंप्लेंट्स आई तो कंप्लेंट्स को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे डिस्पोज करना है वो है। नॉन कन्फर्मिंग टेस्टिंग वर्क, किसी भी स्टेज पे कहीं पर भी नॉन कन्फर्मिंग वर्क है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो है। इंप्रूवमेंट यानी हमारी मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा कंटिन्यूअली इंप्रूव होनी चाहिए उसके बारे में है। करेक्टिव एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन है, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स है, इंटरनल ऑडिट्स है और लास्ट में है मैनेजमेंट रिव्यू। तो क्लॉज 4 के 15 सब क्लॉज है और हम आज कोशिश करेंगे 4.1 और 4.2 कंप्लीट करने की, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अगर 4.1 अकेला होगा तो अभी कोई तकलीफ नहीं है। सो वी आर मूविंग टू सब क्लॉज 4.1.1 ऑफ क्लॉज 4.1 ऑर्गेनाइजेशन। तो 4.1.1 क्या कहता है, सेंटर के पास लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। व्हाट इज लीगल आइडेंटिटी, यानी लीगल रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन, और इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए। व्हाट इज इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो क्या कहता है कि डिसीजन उसके वहां पर यानी सेंटर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो पार्ट है वो सभी के सभी लोग कोई भी डिसीजन लेने के लिए अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए। यानी किसी भी प्रोड्यूसर या सेलर, प्रोड्यूसर कौन हो सकता है या सेलर कौन हो सकता है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर यानी हमारे कस्टमर, जो हमारे डायरेक्ट कस्टमर हमको लगता है डायरेक्ट कस्टमर है, ज्वेलर्स आर नॉट अवर डायरेक्ट कस्टमर, अवर डायरेक्ट कस्टमर्स आर एंड यूजर, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं ज्वेलर की। तो ज्वेलर के अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी उनके प्रभाव में नहीं होने चाहिए। आपको समझ में आ गई बात, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। जैसे मेरे ब्रदर की सपोज कर लो कोई शॉप है ज्वेलरी की और उसके पास BIS का सर्टिफिकेट भी है, वो अपनी ज्वेलरी बेचता है, तो भाई मेरा 10 PPT चला लेना, अरे सॉरी मेरा 0.1 PPT चला लेना। तो दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा भी हो सकता है फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, भाई हमारे बंदे को कोई पैसे देकर कह सकता है, या तो कई जगह पर ये हो सकता है कि भाई महीने में जितना ज्यादा पीस हॉलमार्क करोगे उतनी ज्यादा पगार मिलेगी या कमीशन मिलेगा। दीज आर ऑल अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। सेकंड 4.1.2 वो
ये हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ रहे हैं, यानी संस्था कैसी होनी चाहिए। तो संस्था को, सेंटर जहां भी लिखा है वहां पर हमें असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर समझना है। तो सेंटर सेल कैरी आउट असेइंग एंड हॉलमार्किंग एक्टिविटीज दैट, सेंटर को असेइंग एंड हॉलमार्किंग एक्टिविटी किस तरह से करनी है, उसमें 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली, ये जो स्टैंडर्ड है 15820, इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। नंबर 2, कस्टमर की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना है। एंड नंबर 3 जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज, या तो वो संस्था जो हमको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करती है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, ये 3 रिक्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी है उसी, और इनको फुलफिल करके ही असेइंग या हॉलमार्किंग एक्टिविटीज करनी है। ओके, 4.1.3 ये जो क्लॉज है वो अमेंडमेंट 1 जो दिसंबर 2016 में आया था उसके अंदर डिलीट कर दिया गया है। तो हम चलते हैं आगे 4.1.4। ये क्या कहता है, संस्था को क्या करना है। संस्था को 3 चीज करनी है। सबसे पहले तो संस्था को अपने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। ठीक है, यहां पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करनी है आपकी। दूसरी चीज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, यानी हम हायरार्की बताते हैं ना, अब सबको ध्यान होगा आपकी क्वालिटी मैनुअल जो है उस क्वालिटी मैनुअल के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रखा है। उसको आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पर होता है सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर, जो भी कह लो आप। और फिर उसमें डिवीजन दिए जाते हैं, उनके नीचे कौन है, उनके नीचे कौन है, उनके नीचे कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। दूसरा है सेंटर की, अगर कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें उसकी क्या जगह है ये बताना। अब इसको समझना जरूरी है। देखिए, कई हॉलमार्किंग सेंटर्स ऐसे हैं कि जिनकी रिफाइनरी भी है, राइट। तो रिफाइनरी है, दैट इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम गिनकर चलते हैं। तो उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो संस्था है यानी हम असेइंग सेंटर है, उसकी जगह क्या है वो हमें डिफाइन करनी है। और ये डिफाइन हम कहां करेंगे, अपनी क्वालिटी मैनुअल में। आप सबकी क्वालिटी मैनुअल में ये डिफाइन किया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और तीसरा चीज है रिलेशनशिप्स हमें बतानी है, किसके बीच की, क्वालिटी मैनेजमेंट, टेक्निकल ऑपरेशंस और सपोर्ट सर्विसेज। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट की, टेक्निकल ऑपरेशंस की और सपोर्ट सर्विसेज की एक दूसरे के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप्स है वो बतानी है। ये भी आपकी क्वालिटी मैनुअल के अंदर है। ओके, नेक्स्ट सब क्लॉज 4.1.5 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, यदि सेंटर किसी ऐसी संस्था का भाग है जो असेइंग या हॉलमार्किंग के अलावा की एक्टिविटी करती है तो क्या करना है, जो की पर्सनल उस ऑर्गेनाइजेशन में है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके कारण असेइंग या हॉलमार्किंग की एक्टिविटी के ऊपर इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको हमें डिफाइन करनी है। ठीक है, समझ गए। अगर हॉलमार्किंग सेंटर किसी ऐसी संस्था का एक भाग है जो असेइंग या हॉलमार्किंग के सिवाय की एक्टिविटी करती है, तो जो की पर्सनल है, हमारे तो सारे के सारे की पर्सनल है, क्योंकि आमतौर पे सभी सेंटर के अंदर हर सेक्शन में एक ही बंदा होता है ज्यादातर। तो की पर्सनल जो है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है असेइंग और हॉलमार्किंग में इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, वो हमें डिफाइन करना है। और ये क्यों करना है डिफाइन, इसलिए करना है ताकि कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी अगर मेरा कोई, समझिए कि मेरा कोई लाभ है, मैं 2 संस्था में हूं और मेरा लाभ है किसी एक संस्था का
फाइनेंशियल लाभ भी हो सकता है, कोई दूसरा लाभ भी हो सकता है, तो वो हॉलमार्किंग एक्टिविटी को मैं ओवर रूल करके वो कर सकता हूं। तो वो नहीं हो, इसीलिए अगर मैं किसी ऐसी संस्था का भाग हूं और असेइंग सेंटर का भी भाग हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सभी को एप्लीकेबल है, सेंटर के जितने भी पर्सन है, की पर्सन, उन सभी को एप्लीकेबल है। ये सब चीजें क्यों करी जाती हैं? ताकि हम लोग जजमेंटल होकर किसी भी इन्फ्लुएंस के बगैर हम इथिकल हॉलमार्किंग कर सके और कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए होता है। ओके, 4.1.6 जो सब क्लॉज है वो बता रहा है कि हॉलमार्किंग सेंटर के पास संपूर्ण फैसिलिटीज होनी चाहिए। किस चीज के लिए? यदि वो गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स का असेइंग एंड हॉलमार्किंग कर रहा है, तो उसके पास एज पर 1417 के निर्देश में जो दिया गया है उस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। और यदि वो सिल्वर और सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स का हॉलमार्किंग कर रहा है, तो IS 2112 एवं 2113 में जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो सभी इसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट। 4.1.7 The responsibility, authority and interrelationship of all personnel managing, performing or verifying work affecting the quality of assaying and hallmarking shall be defined। आगे जो बताया था उसको थोड़ा ब्रॉड बताया है कि असेइंग और हॉलमार्किंग की जो क्वालिटी है उसके संदर्भ में किसी भी काम को इफेक्ट करता है, ऐसे सभी लोग, चाहे वो मैनेज कर रहे हो सेंटर को, चाहे वो काम कर रहे हो, एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो वेरीफाई कर रहे हो, यानी जो काम हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं उसको वेरीफाई कर रहे हो, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदारी, उनकी अथॉरिटी यानी उनको क्या क्या चीज के लिए ऑथोराइज किया गया है वो, और इंटर रिलेशनशिप, किसकी क्या इंटर रिलेशनशिप है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सभी का सभी हमें डिफाइन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी मैनुअल में आपको मिल जाएंगी। 4.1.8 है सेंटर शैल हैव मैनेजरियल स्टाफ with the authority and resources needed to discharge their duties। सेंटर के पास मैनेज करने का स्टाफ होना चाहिए। अब स्टाफ होने से कुछ नहीं होता है, स्टाफ के पास क्या होना चाहिए? एक तो जिसकी जो पोस्ट है उस हिसाब से उसको अथॉरिटी होनी चाहिए काम करने की, एंड नंबर 2 उसके पास अपना काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज क्या कहेंगे हम? रिसोर्सेज में आपके इक्विपमेंट्स आते हैं, आपकी मशीनरी आती है, आपके रॉ मटेरियल्स आते हैं, आपके केमिकल्स, कुछ भी गिन लो, वो सभी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्यूपल्स है, आपकी क्रूसिबल है, या आपका एसिड है, डिस्टिल वाटर है, आपका कोई भी इक्विपमेंट आप गिन सकते हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो सेंटर के पास मैनेजरियल स्टाफ हो जिसके पास अथॉरिटी भी हो और रिसोर्सेज भी हो ताकि वो अपनी ड्यूटी को निभा सके। 4.1.9 The center shall ensure that all personnel are adequately qualified। यानी सेंटर को यह इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? जितने भी पर्सन वो ले रहा है वो एडिक्वेटली क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड पर्सन को लेना है। और दूसरी चीज है एक्सपीरियंस्ड हो, किस लिए? टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू देम विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी अपनी ड्यूटी जो उनको दी गई है वो परफॉर्म करने का उनके पास एक्सपीरियंस हो। अब ये बात आती है एडिक्वेटली क्वालिफाइड यानी क्या? तो भाई साहब हम लोगों ने अपनी क्वालिटी मैनुअल बनाई है सभी ने, उसके अंदर हम लोग जो भी स्टाफ पर्सनल रखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होगा वो हमने ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो वो देखना है।
4.1.10 The center shall provide supervision by persons familiar with the test methods, procedures, objectives and assessment of the results. ठीक है, यानी सेंटर को ये भी एक चीज करनी पड़ेगी, उसे सुपरविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के द्वारा वो अपने पर्सनल को सुपरविजन प्रोवाइड करेगा जो टेस्ट मेथड के जानकार हो, प्रोसीजर्स के जानकार हो, ऑब्जेक्टिव्स के जानकार हो और रिजल्ट को किस तरह से असेस करना है उनके भी जानकार हो। ठीक है, यानी समझिएगा कोई नया बंदा आया उसको हम सीधा नहीं बैठा देंगे, ठीक है, उसको पहले ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, इसको हम एक ब्रॉड सेंस में उसमें भी ले सकते हैं। 4.1.11 The center shall appoint a technical manager or assaying in charge, जिसको हम assay master कहते हैं, who has overall responsibility for the technical operations। यानी सभी सेंटर को अपने वहां पर एक बंदा नियुक्त करना है जिसकी पोस्ट को कहा जाएगा टेक्निकल मैनेजर या असेइंग इंचार्ज या असे मास्टर, जिसके पास सेंटर में जितने भी टेक्निकल ऑपरेशंस हो रहे हैं उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। ओके, यानी टेक्निकल ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी असे मास्टर की है सेंटर में। 4.1.12 Center shall appoint a member of organization as quality manager MR, यानी सेंटर को अपनी संस्था में से किसी एक बंदे को क्वालिटी मैनेजर यानी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं MR, उस दर्जे के लिए नियुक्त करना है। और उसके पास क्या होना चाहिए? हैविंग डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। डिफाइन क्यों होगी वो भी हमने डॉक्यूमेंटेड डिफाइन कर रखी है, क्वालिटी मैनेजर की अथॉरिटी क्या क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, किस लिए करनी पड़ती है ये डिफाइन? ताकि ensuring implementation and maintenance of quality management system in the center। देखिए हम सभी सेंटर जो है उनकी जो कार्य पद्धति है वो पूरी की पूरी एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर चलती है, दैट इज अवर क्वालिटी मैन्युअल, और इसको हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी मैनेजर के ऊपर ही डाली गई है। उसको देखना है कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये पूरे के पूरे सेंटर में इंप्लीमेंट जैसा उसमें लिखा गया है उस हिसाब से ही उसको लागू किया गया है, और सिर्फ लागू ही नहीं किया गया, उसको समय समय पर मेंटेन भी किया जा रहा है। राइट, यानी ये नहीं है आज हमने सिस्टम बनाई 4 महीने बाद वो सिस्टम बिल्कुल हमारी जीरो हो गई, उसको मेंटेन भी करनी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी मैनेजर की है। ओके, देन कम्स सब क्लॉज 4.1.13। ये बताता है कि सेंटर को जितनी भी की मैनेजरियल पोस्ट है उनके डेप्यूटीज अपॉइंट करने हैं। तो यहां पर सवाल आएगा कि की मैनेजरियल पर्सनल हम किसको गिनेंगे? तो देखिए इसमें हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सीईओ जो होता है मैनेजिंग पार्टनर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका भी डेप्यूटी हम रख सकते हैं, एक वो हो सकता है। दूसरा है क्वालिटी मैनेजर यानी एम, उसका डेप्यूटी हमें रखना ही है। और तीसरा है हमारा असे मास्टर यानी टेक्निकल मैनेजर, उसका भी डेप्यूटी हमें रखना ही है। यानी एमआर और टेक्निकल मैनेजर का तो हमें डेप्यूटी रखना ही रखना है। उसके अलावा हम सीईओ का रखना चाहे रख सकते हैं, और बाकी के भी अगर हम हमारा सेंटर बड़ा है, ज्यादा स्टाफ है और रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। एक्सआरएफ में भी रख, सभी सेक्शन में रख सकते हैं, एक्सआरएफ के अंदर, मार्किंग के अंदर, सभी में आप रख सकते हैं, लेकिन वो हमें अपॉइंट करना है और वो हमें अपने डॉक्यूमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखिए अमेंडमेंट 1 जो आया था इस स्टैंडर्ड में दिसंबर 2016, उसके अंदर ये सब क्लॉज का एक और सब क्लॉज है,
वो ऐड किया गया 4.1.13.1। इसके अंदर जो असे इंचार्ज यानी टेक्निकल मैनेजर का डेप्यूटी यानी जो असे टेक्नीशियन जिसको हम कहते हैं, डेप्यूटी असे मास्टर, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है। देखिए ये क्या था, पहले ये क्लियर नहीं था, इसीलिए ज्यादातर सेंटर के अंदर करीबन आपको 2 बीएससी केमिस्ट्री मिनिमम रखने पड़ते थे। काफी सेंटर्स से ये तकलीफ की बात आती थी कि बीएससी केमिस्ट्री चूंकि ज्यादा मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर में एक लिमिटेशन है सैलरी देने की, इसीलिए ग्रोथ इतना होता नहीं है, तो वहां पर टेक्निकल मैनेजर या बीएससी केमिस्ट्री इतने ज्यादा ठहरते नहीं है। तो वो तकलीफ हमारी थी, तो वो आईएएचसी ने इसको बीआईएस के साथ लेकर ये क्लॉज मॉडिफाई करवाया था, और उसका नतीजा है कि ये हमारे पास इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन की है। डेप्यूटी ऑफ असे इंचार्ज शैल बी ग्रेजुएट इन साइंस और डिप्लोमा इन मेटलर्जी विद नॉलेज ऑफ असेइंग, यानी या तो ग्रेजुएट इन साइंस हो, साइंस में ग्रेजुएशन वो किसी भी फैकल्टी से कर सकता है, या डिप्लोमा हो मेटलर्जी में और साथ में असेइंग का नॉलेज हो। या तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, ये भी हो सकती है, अथवा ये हो सकती है 12th स्टैंडर्ड पास विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन असेइंग सेंटर्स टू कैरी आउट असेइंग एक्टिविटी, यानी 12वीं पास, लेकिन इसमें साइंस पास होना चाहिए, 12th पास, और साथ में असेइंग सेंटर्स के अंदर यानी हॉलमार्किंग सेंटर्स के अंदर असेइंग एक्टिविटी करने का उसका 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये डेप्यूटी असे मास्टर की क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड में डिफाइन की गई है। Then comes 4.1.14, ये क्या कहता है? सेंटर shall ensure the protection of its customers confidential information and proprietary rights, यानी सेंटर को ये इंश्योरेंस देना पड़ेगा क्या, कि वो अपने कस्टमर की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या उसके प्रोप्राइटरी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? बहुत सारी हो सकती है, जैसे एक ज्वेलर जो आर्टिकल आए उसका रिजल्ट वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि हम किसी और को नहीं बताएं, किसी और ज्वेलर को नहीं बताएं कि भाई इसका तो आज माल आया था, उसमें इतना कम रिजल्ट आया कि हमें फेल करना पड़ा, ये इतना नामी ज्वेलर है और उसका माल इस तरह से फेल होता है। तो एक तो रिजल्ट का हो सकता है, दूसरा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है आप कितने पीसीज आए या महीने में कितना पीस आ रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है। प्रोप्राइटरी राइट्स है वो आप हो सकते हैं, जैसे डिजाइन है, ज्वेलर अपनी ज्वेलरी बेचता है हमारे पास, इस ट्रस्ट के पास साथ बेचता है कि हम उसकी डिजाइन को ना तो कॉपी करेंगे, ना उसकी फोटो खींचेंगे, ना किसी और ज्वेलर को वो बताएंगे। तो ये सब प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योर करना है सेंटर को कि इस चीज को वो प्रोटेक्ट करे, इंक्लूडिंग, इसमें साथ में क्या है, इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिजल्ट क्या है, ईमेल पे हम रिजल्ट दे दें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो उसकी भी हमें ये इंश्योरेंस देनी है कि ये सेंटर में से कभी भी नहीं होगा। Then comes 4.1.15. The center shall avoid involvement in any activities that would diminish confidence in its competence, impartiality, judgment और operational integrity। यानी सेंटर को अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी में अपनी इन्वॉल्वमेंट को, यानी उसको किसी ऐसी प्रवृत्ति में अपने आप को संलग्न नहीं करना है जिससे कि
उसकी कंपीटेंस यानी सक्षमता, इम्पार्शियलिटी यानी वो पार्सल नहीं है रिजल्ट देने में कि इस ज्वेलर ने मेरे साथ पिछले साल ऐसा किया था, मैं इसका इस तरह से फेल ही करूंगा या ये इम्पार्शियलिटी, पार्सल नहीं रहेंगे। जजमेंट या अपनी ऑपरेशनल इंटीग्रिटी है, ये कभी भी हमें खोनी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें नहीं करनी है जिससे कि हमें ये चीज, जो चार चीज, कंपिटेंस, इम्पार्शियलिटी, जजमेंट, ऑपरेशनल इंटीग्रिटी हमारी खत्म हो। Then comes 4.1.16. The center shall have arrangements to ensure that its management and personnel are free from. सेंटर के पास इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो ये गारंटी दे सके, एंश्योर कर सके कि उसका मैनेजमेंट और उसके वहां काम करना रहा जो स्टाफ है, काम जो कर रहा है स्टाफ, पर्सनल यानी स्टाफ, वो किस चीज से फ्री है। Any undue internal and external commercial, financial and other pressures, कोई भी तरह का आंतरिक और बाहरी यानी अंदर का और बाहर का अनचाहा कमर्शियल, फाइनेंशियल या कोई और प्रेशर उसके ऊपर नहीं है या कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है जिससे कि उनके काम करने की क्वालिटी के ऊपर अफेक्ट होता है, एडवर्स अफेक्ट यानी अनचाहा अफेक्ट है। ठीक है, ये सेंटर को ऐसी अरेंजमेंट रखनी पड़ेगी। 4.1.17 The center shall ensure that its personnel are aware of the relevance and importance of their activities. सेंटर को यह भी इंश्योर करना है कि उसका जो स्टाफ है, उसके जितने भी बंदे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी महत्ता क्या है और उसका रेलेवेंस क्या है वो उनको मालूम होना चाहिए। जैसे XRF वाला बंदा है, XRF वाले बंदे को मालूम होना चाहिए कि मैं XRF कर रहा हूं तो मेरा रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जितना पर XRF करेगा उतना ही अच्छा आपका असेइंग का रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि XRF ही ऐसा प्रिलिमिनरी असे का स्टेज है जिसके अंदर आप सबसे पहले तो डिक्लेयर्ड फाइननेस के हिसाब से होमोजीनियस लॉट है कि नहीं वह देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्टैंडर्ड में जैसे बताया है, गाइडलाइंस में बताया है 5 पीपीटी से ज्यादा का वेरिएंस है, उसको हमें आगे नहीं ले जाना है, वो हमें वहीं पर रिजेक्ट करना है। हमें सब लॉट करने, अगर नॉन होमोजीनियस लॉट है तो हमें उसमें अनवांटेड एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं, और जो लोएस्ट प्यूरिटी वाले जितने भी आर्टिकल्स होंगे उसमें उस लोएस्ट प्यूरिटी वाले आर्टिकल्स में से ही हमें जो आगे का स्टेज सैंपलिंग का है, सैंपलिंग यानी हम जो सैंपल लेते हैं वो उसी में से ले। यानी अगर बंदे को मालूम होगा तभी वो ये सब करेगा। अगर वो स्किप कर जाता है, वो अगर सिल्वर कितनी है वो परसेंटेज नहीं लिखता है, निकल है कि नहीं वो नहीं लिखता, पैलेडियम है कि नहीं लिखता, जिंक है कि नहीं लिखता, तो आगे आपको मेल्टिंग ऑफ सैंपल, असेइंग ऑफ सैंपल में तकलीफ पड़ेगी। ही शुड नो हिज इंपॉर्टेंस। उसी तरह से स्क्रैपिंग वाला है, तो स्क्रैपिंग यानी सैंपलिंग वाला है, उसको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं स्क्रैपिंग से कर रहा हूं तो मुझे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना है। वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही नहीं निकालेगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा सही। जो रिजल्ट आएगा वो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन होगा। तो इसी तरह से सभी बंदों को अपना अपना इंपॉर्टेंस, जो कार्य वह कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस मालूम होना चाहिए। ये सेंटर को एश्योर करना है। ठीक है।